नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद इंदु राठौड़। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, जो भारत है वहां की 70% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है, तो ऐसे में किसानों के बारे में बात करना बेहद ही जरूरी है। सर, जो भी ज्वलंत मुद्दा है वो है एमएसपी को लेकर किसान आंदोलन काफी दिनों तक चला था। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये मांग क्यों की जा रही है, और अगर ये एमएसपी लागू भी होती है तो किसानों को इससे क्या लाभ मिलने वाला है? इंदु राठौड़, 2010 में जी जो मूंग पैदा होता है अपने दूदू में, अजमेर में, नागौर में, अनेक जिलों में, उस समय मूंग के दाम थे बाजार में 1700-1800 रुपये प्रति क्विंटल, और उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया था 3670 रुपये प्रति क्विंटल। यानी जो सरकार ने घोषित किया न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों को उससे आधे दाम मिल रहे थे जी। और किसानों की आंखों में खून के आंसू थे, दुखी थे। वो चाहते थे कि हमारे मूंग का कम से कम दाम इतना तो मिले जितना हमारी जेब से खर्च हुआ जी। वो भी नहीं मिल रहा था। उस दर्द में से न्यूनतम समर्थन मूल्य का आंदोलन ये दूदू से शुरू हुआ। बिल्कुल। और आज वो दूदू से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन गया जी। तो दूदू का आंदोलन देश का आंदोलन बना। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहली कहानी है जी। सर, मैं बात करूं सरकार की, हर 5 साल में सरकार बदलती है। बीजेपी की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, और हर सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, लेकिन किसान कैसे आत्मनिर्भर बने इस पर बात नहीं की जाती। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किसान कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है। इंदु राठौड़, प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है जी। ये सही बात है कि जो भी दल जब तक सत्ता में नहीं आता तब तक उसकी भाषा अलग होती है। बिल्कुल। और जैसे ही वो सत्ता में आता है उसकी भाषा बदल जाती है, वे यू टर्न ले लेते हैं। बिल्कुल। पलटा खा जाते हैं जी। ये कोई सा भी राजनीतिक दल हो, ये सबके स्वभाव में है। इसलिए वो वायदा तो करते हैं। अब वायदा ये किया था 2010 के पहले भी कांग्रेस ने वायदा किया था कि वे किसानों को उनकी उपजों के उचित दाम दिलाने के लिए काम करेंगे जी। और किसान अपना अनाज घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से आधे दामों पर बेच रहा था, लेकिन सरकार ने उसकी सुध नहीं ली। और उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी ने भी यही कहा, और बीजेपी ने तो लिखा हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में खरीद केंद्र बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा हम किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देंगे, उसका सम्मान भी लौटाएंगे। बिल्कुल। तो कहने में तो सही बात है इंदु राठौड़ कि वो बहुत अच्छी बात कहते हैं, लोग लुभावन बात कहते हैं, और ये भी सही है कि सबसे पहले पलटा भी वही मारते हैं। इसलिए 2015 एक आंदोलन हुआ जिसमें मुझे 8 दिन जेल रहना पड़ा। और 8 दिन जेल किस बात के लिए रहना पड़ा? हमने कहा सरकार ने जो वायदा किसानों से किया है उसको पूरा करो। उनको वो अच्छा नहीं लगा हमारी आवाज, इसलिए उन्होंने हमको गिरफ्तार किया, मजिस्ट्रेट के सामने ले गए और उन्होंने कहा कि आपने बिना अनुमति धरना दिया, आपने वहां नारे लगाए, आपने परमिशन सीख नहीं की। तो हमने ये सब चीजों को कहा सही बात है तुम्हारी, और मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने लिखित में यही कहा, और ये भी कहा कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, नो नीड ऑफ द परमिशन। बिल्कुल सही। तो 8 दिन जेल में रहने के बाद मैं जमानत मुचलके पर छूट के नहीं आया। कोर्ट ने मुझे से सम्मान वापस घर आने का आदेश दिया सरकार को कि इनको तत्काल रिहा किया जाए। तब मुझे जेल से छोड़ा और मैं बिना जमानत मुचल के बाहर आया। उसके बाद में 100 दिन की यात्रा हमने की जी। 591 गांव में, 23 विधानसभा, 6 लोकसभा क्षेत्र, इसी के लिए की थी कि भाई आप अपना वायदा पूरा करो। उसके उपरांत भी उनका वो पूरा टेन्योर समाप्त हो गया, लेकिन अपना वायदा पूरा नहीं किया। और यही फिर सरकार आ गई। हर सरकार यही दोहरा रही है। हाँ बिल्कुल इंदु राठौड़, अभी स्थिति ये बन गई कि इनको लगता है
आप कुछ भी कहो, वो जिम्मेदारी के साथ नहीं बोलते। इसलिए इंदु राठौड़ चुनाव के दौरान कुछ भी बोल देते हैं और जनता जब उनसे सवाल करती है तो वो पीछे ही हटते हैं। पीछे तो हटते ही हैं, लेकिन उसके यदि उसके लिए कोई आवाज उठाए तो उसको जेल में बंद करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। एक्शन लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो एक्शन लेना चाहिए उनको अपना वायदा पूरा करने के लिए, लेकिन वो एक्शन उनके लिए लेते हैं जो वायदा पूरा करने की आवाज उठाते हैं। जी जी, तो आवाज उठाने वालों को कैसे बंद किया जाए उनकी आवाज, तो ये अलोकतांत्रिक काम करते हैं। ये इन दोनों पार्टियों की और बाकी जो देश में बाकी पार्टियां हैं सबकी कमोवेश यही स्थिति है इंदु राठौड़ जी। सर, क्योंकि आप खुद एक किसान नेता हैं और किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप बखूबी तरीके से जानते हैं किसानों का दर्द। आप ऐसी समस्याएं बताएं जो किसानों की पहले भी थी और आज भी वही समस्या बनी हुई है। इंदु राठौड़, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था जी 2019 में, तो उस समय बीजेपी ने कहा था हम 6,000 रुपए किसानों को देंगे जी। उन्होंने शुरू कर दिया था। और कांग्रेस ने कहा था हम 72,000 देंगे। तो हमारे एक किसान ने कमेंट्स किया व्हाट्सएप पे, वो किसने किया वो तो उसका नाम नहीं आया, लेकिन वो कमेंट्स पढ़ा मैंने। उसने कहा न 6,000 चाहिए न 72,000 चाहिए, हमारे तो खेत को पानी दे दो और फसल के दाम दे दो, फिर हम खुद आपको दे देंगे जी। तो फिर हम खुद आपको फाइनेंस करेंगे, हमको फाइनेंस करने की जरूरत नहीं, तो हम दे देंगे आपको 6,000 और 72,000। ये किसानों की वॉइस है, यही दर्द है। तो इस दर्द को यदि सरकार समझे तो ये देश किसानों की आत्महत्याओं का जो कलंक हमारे देश के माथे पर लगा है उसको हम धो सकते हैं। इतना ही नहीं तो किसान आज जो ऋण मांगता है, किसान ऋण मांगने वाला नहीं ऋण देने वाला बन जाएगा। तो किसान को ऋण देने वाला बनाओ, और जिस दिन किसान ऋण देने वाला बन जाएगा इंदु राठौड़, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन भारत दुनिया में होगा नंबर 1। हाँ बिल्कुल, डंका भारत का बजेगा जी। तो देखिए, आपने भी बताया कि किसानों ने ये कमेंट किया था, ये मैसेज दिया था कि ना हमें 6,000 चाहिए ना हमें 72,000 चाहिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है, उसने हमेशा से ही भारत को देना सीखा है। अगर आज हम अपनी रोटी खाते तो वो सिर्फ किसानों की वजह, जो अनाज हमें मिल रहा है वो सिर्फ किसानों की वजह से। लेकिन उसकी आय की बात की जाए तो आय उसको कुछ भी नहीं मिलती। तो आप हमारे जो किसान भाई है उनको जरा ये इस बारे में बताएं कि कौन सी फसल वो बोए जिससे उनकी आय भी बढ़ सकती है। इंदु राठौड़, अभी फसल कोई से भी बोलो जी, कुछ फसलों में फर्क पड़ता है, ये सही बात है। किसी में आमदनी कम होती है, किसी में ज्यादा होती है जी, ये सही बात। लेकिन सरकारी नीतियां किसान के पक्ष में नहीं रहती, वो किसान के विरोध में रहती है। अभी देखो, गेहूं का किसान को 2200 से लेकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल के दाम मिल रहे थे जी। निर्यात हो रहा था और दुनिया को आवश्यकता है, तो उस निर्यात पर प्रतिबंध किसने लगाया? भारत सरकार ने। और उस प्रतिबंध का कारण एक ही दिन में, पहले दिन में ही 1 क्विंटल में 200 रुपए टूट गए। तो इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2015 रुपए, वो भी किसान को नहीं मिल पा रहा। तो आपने तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी वंचित कर दिया। लागत की बात मैं कर ही नहीं रहा। यदि लागत की बात करेंगे हम इंदु राठौड़, तो गेहूं की लागत जो सरकार कहती है कि हम लागत का 1.5 गुना देंगे, तो किसान को मिलना चाहिए 2400 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा। तो हम तो 2400 की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे 20,000 जो 2,000 आपने 15 तय किया है वो मोल तो दे दो, वो भी देने को तैयार नहीं। और इसलिए हमने कहा हर राज्य सरकार को कि आप अपने अपने राज्यों में ऐसा कानून बना सकते हो। हर राज्य के पास कृषि उपज मंडी अधिनियम कानून है, उसमें संशोधन कर दो। किसानों को उनकी उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो प्राप्त हो जाएगा, लागत की तो गारंटी नहीं। यदि ये हो जाए तो किसान की आय बढ़ेगी। यदि फिर कोई भी फसल बोएगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। यद्यपि अभी जैसे फल है, सब्जियां हैं, है ना, इनमें कभी कभी ऐसा लगता है कि इनमें आमदनी ज्यादा होती है। लेकिन आपको अभी देखा होगा 2 दिन पहले ही भिंडियां जो लेकर किसान गए, उन्होंने पूरा वाहन खाली कर दिया और लोग उसको रांधते हुए निकल गए। कहीं जो जिन्होंने प्याज पैदा किया उनको 3-4 रुपए किलो भाव मिल रहा था, उन्होंने कहा रहा ये तो हमारा घर से यहां तक लाने का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा, भर ले जाओ तुम ही। तो लोगों को प्याज बांट दिया, लोग ले गए। तो आज अजमेर का मुझे ध्यान है, कुछ
साल पहले जब गोभी की फसल होती है, किसानों ने कहा कि जो गोभी को तोड़कर मंडी में ले जाते हैं वो तोड़ने का खर्चा ही वापस नहीं आ रहा है, तो उन्होंने अपना अपना गोभी के खेतों में पशु छोड़ दिए कि भाई चलो तुम चलो। तो ये जो स्थिति है, इतना परेशान है हमारा देश का किसान। इतना परेशान है, और इसके लिए भी सरकार किसान की न्यूनतम आय बनी रहे उसके बारे में चिंता नहीं करती। बातें जरूर करती है, तो बातें तो करती है, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं लेती, सार्थक कार्रवाई नहीं करती। इसलिए आज किसान पूरा देश का वो दुखी है। और एक जो तुमने शब्द बोला इंदु राठौड़, बहुत अच्छा शब्द बोला, मैं उसको बहुत बोलता हूँ। ये जब कहते हैं ना कि हम 6,000 रुपये दे रहे हैं, हमने कहा कि हम तो भाई अन्नदाता हैं, हमको दाता ही बने रहने दो, हमको ये हाथ पसारने वाला मत बनाओ। हमारा हाथ तो देने की मुद्रा में चाहिए, लेने की में नहीं। इसलिए लेने की मुद्रा में यदि हाथ है तो काहे का किसान है, काहे का अन्नदाता है। इसलिए हम कहेंगे, हम चाहेंगे कि किसान देने की मुद्रा में अपना हाथ रखे, देने की स्थिति में आए, तब वो अन्नदाता है। इसलिए अन्नदाता का कैरेक्टर खत्म मत करो जी। तो ये तो अन्नदाता को भी भिखारी बनाना चाहते हैं वोटों के चक्कर में, वोट मिल जाए इसलिए पैसे शुरू कर दिए बांटना। ये जो लोक लुभावन चीजें हैं, और इस कारण से यार लंका तो आउट हो गया दुनिया से, एक्सपोज हो गया। और ये स्थिति हम यदि लोक लुभावन चीजों में ऐसे ही बांटते रहेंगे पैसे, हमारी भी स्थिति होगी। तो हम क्यों ये आप दे रहे हो। हम तो ये कहते हैं गरीब को छप्पर मत दो, गरीब को ऐसा सक्षम बनाओ कि वो खुद अपना छप्पर बना ले। तो आप ये बताएं कि रसायन मुक्त खेती करने से क्या क्या नुकसान किसानों को मिल रहा है। इंदु राठौड़, हिंदुस्तान में तो रासायनिक मुक्त खेती ही होती है, जैसा अभी आप वर्णन कर रही थी। ये सही बात है कि जो हरित क्रांति जिसको कहा गया, उसके पहले तो रासायनिक मुक्त खेती थी, और उसके कारण से खेती में लागत बहुत कम थी। बिल्कुल लागत कम थी, उसके कारण से किसान को घाटा कम होता था। और सबसे बढ़िया बात यह थी कि किसान उस समय जो पैदा करता था, पहले खुद के परिवार को क्या क्या चाहिए, उसको मूंग चाहिए, उड़द चाहिए, चना चाहिए, कपास चाहिए, तो उसको जो भी सामान चाहिए था, तिल चाहिए, अपने खेत में उसको बांट के खेती करता था जी। सबकी खेती करता था। तो उसमें उसका दृष्टिकोण क्या था, खुद का परिवार पढ़े और पूरा गांव पले। और गांव में जब किसान अपना अनाज लेकर आता था अपने घर, उस समय वो देखता था कि मेरे सहायक धंधे करने वाले कौन कौन है, चाहे खाती हो, चाहे लुहार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे नाई हो, ऐसे जितने भी जो सहायक धंधे करने वाले थे, उन सब के घर में अनाज पहुंचाता था, मंदिर में अनाज पहुंचाता था। तो वो जो है कि भाई पूजा स्थल पे अनाज पहुंचाना, हर अपने सहयोगी को अनाज देना, उसके बाद में अनाज को घर में रखना, तो किसान का भाव शुरू से देने का रहा। और ये रहा कि पूरा गांव संपन्न रहे, पूरे गांव में खुशहाली रहे, और सब लोग एक दूसरा का सहयोग करते हुए एक अच्छा जीवन जिए, पारिवारिक जीवन जिए। तो ये जो नई खेती आई, जिसको आपने कहा रासायनिक खेती, ये तो सरकार ने शुरू की। वही तो, और सरकार ने जो शुरू की उसके लिए सरकार ने इंसेंटिव दिए जी, प्रोत्साहन दिए। हाँ, और प्रोत्साहन देकर तो लोगों को कहा तुम नहीं जानते, लुभाने का काम, हाँ, लुभाने का काम किया, बहकाने का काम किया। बिल्कुल सही बात। इसलिए उन्होंने कहा तुम नहीं जानते खेती करना, हम सिखाते हैं। जो तुम कभी पानी में उतरे ही नहीं और फिर कह रहे हो हम तैरना सिखाते आप। बिल्कुल सही। इसलिए इस देश के किसान के पास वैज्ञानिकता थी जी। इस देश के किसान के पास अनुभव था। उस सब को इन्होंने कंडेम करने का काम किया, उसकी आलोचना करने का काम किया, क्योंकि उनको रासायनिक और मशीनीकरण के आगे घुटने टेकने थे। और आज रासायनिकरण और मशीनीकरण कारण जो बेरोजगारी दिख रही है उसका एक परिणाम है। इसलिए आज, और फिर इन्होंने एक काम और जो किया इंदु राठौड़, वो बहुत खोटा काम किया। इन्होंने गांव के लुहार को मारा और टाटा को पनपाया कि सुई भी टाटा बनाएगा, खुरपी भी टाटा बनाएगा, हल भी टाटा बनाएगा। अरे ये तो हमारे गांव का लुहार ही बना लेता था। और दूसरा जो गांव का मोची था, जो जूती बनाता था, उसको मार के बाटा को पनपाया। तो हमने टाटा को और बाटा को पनपाने के काम किए। जो गांव के छोटे धंधे थे, एक गांव में औसत 10 उद्योग थे, उन 10 उद्योगों को समाप्त किया। गांव की घानी समाप्त की, गांव का बुनकर समाप्त किया,
गांव का सिलाई का काम समाप्त किया। तो जितने भी ऐसे काम थे, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, बर्तनों का, चाहे मिट्टी के बर्तन हो चाहे धातु के बर्तन हो, ये सब जो गांव में तैयार होता था, उन सबको समाप्त करने के लिए इन्होंने एक चाल चली और अभी वो चल रही है। अभी भी कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे जी। और हम समझ नहीं पाते। हम कहते हैं भाई हर गांव औद्योगिक क्षेत्र क्यों नहीं, तुम अलग से औद्योगिक क्षेत्र क्यों बनाओगे? पहले तो किसानों की जमीन लोगे, फिर कुछ चुनिंदा लोगों को खुद की मर्जी से उस जमीन को बेचोगे। तो सरकार ब्रोकर का काम करेगी, दलाल का काम करेगी, पैसे कमाएगी और जो अच्छे लोग होंगे उनकी निगाह में उनको पैसे कमाने का अवसर देगी और गांव वालों को धक्का देगी। ये जो नीति है सरकार की, गांव उजाड़ा नीति, ये गांव उजाड़ा नीति ने कृषि का बहुत नुकसान किया। इसलिए कृषि का अर्थ केवल पैदा करने से नहीं था, कृषि का अर्थ था खेती के सहायक धंधे भी उसमें शामिल थे। बिल्कुल सही। हमारे एक परिवार था जिसमें चाहे लुहार हो, चाहे लकड़ी का कारपेंटर हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे मोची हो, हमारे परिवार थे ये। तो उस परिवार को उन्होंने छिन्न भिन्न करके सब लोगों को बेरोजगारी की लाइन में खड़ा कर दिया। इसलिए ये जो उनकी नीतियां बनी, और इस बजट में देखो आप, भारत सरकार का बजट आया, वो कहते हैं 2050 में हमारी आधी आबादी शहरों में आ जाएगी। अरे भाई उल्टा काम क्यों कर रहे हो? गांव को उजाड़ रहे हो, शहरों को बसा रहे हो, ये उल्टा काम है। इसलिए ये जो नीति आजादी के बाद से शुरू हुई, उसी की हम लकीर पीट रहे हैं कि उससे हटो ना, तो गांव ठीक होंगे, गांव में संपन्नता आएगी, गांव में खुशहाली आएगी, देश में समृद्धि आएगी। और सर मेरा अब अगला सवाल ये है, जो भी मेरे किसान भाई हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं अभी, आप उनको जरा ये बताएं कि आज फसलों का भंडारण किस प्रकार से करना चाहिए? जी। पहले हर घर में था भंडारण जी, हर घर में कोठा था अनाज का, और उस अनाज को सुरक्षित कैसे रखा जाए उसकी तकनीकी भी थी। आज गांव में चले जाओ, किसी गांव में कोई कोठा नहीं मिलेगा, भंडारण नहीं मिलेगा घरों में। इस कारण से आते जो किसान बेचता है कांटे में जाता है, भंडारण कर ही नहीं पाता। इसलिए हमने तो कहा सबसे अच्छी नीति होनी चाहिए घर घर भंडारण की नीति। अरे उतना भी नहीं करो तो शुरुआत कर दो गांव में भंडारण से, गांव में एक भंडारण, गांव में नहीं करो तो ग्राम पंचायत से शुरू कर दो। तो हमने तो मांग की हुई है कि सरकार को प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 5 लाख टन का एक भंडार गृह तैयार करना चाहिए और कहना चाहिए किसानों, तुमको कम दाम में बेचने की व्यवस्था नहीं है, तुम हमारे गरीब रख को भंडारण में 80% पैसा हम ले लो, हमसे ले लो, ब्याज की जरूरत नहीं, जब भाव बढ़ जाए तब तुम्हारा अनाज बेच देना, हमको किराया दे देना और आप अपने पैसे ले लेना। तो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। और इसका कानून बनाया हुआ है 2007 में केंद्र सरकार ने, आज तक लागू नहीं किया, 15 वर्ष हो गए। इसलिए ये बातें तो करते हैं इसलिए कि लोगों को ये अपने साथ बांधे रहे, लेकिन उसको जो यदि अच्छा कानून बन जाता है तो उसकी क्रियान्वित नहीं करते। तो कानून बनाना और उसका क्रियान्वयन ये दोनों सरकारों का हाथ में है ना। इसलिए हम तो चाहेंगे सरकार का हस्तक्षेप किसानों को घाटा देने के लिए जो किया जाता है वो बंद हो। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने भी अपने ओपिनियन दिया, जो भारत सरकार की संस्था है, उनका है अभी आयात निर्यात नीति ये किसान जो उत्पादक है उसके खिलाफ बनाई जाती है, और गरीबों के नाम पर जो बड़े बड़े आयातक और निर्यातक है उनके पक्ष में बनाई जाती है। तो उनके पक्ष में नीतियां बन रही है, तो उनके पक्ष में नीति बनेगी तो खुशहाली आएगी, घास उनके घरों में आएगी, वही हवाई जहाज घूमेंगे, घूम रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान जो भाई है उनको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी और किसानों की समस्या को एमटीवी राजस्थान चैनल के माध्यम से उठाया। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आपने देखा कि आज हमारा किसान कितना परेशान है। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की या फिर किसी और दल की, हर सरकार किसानों को झूठे वायदे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज।